नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा एवं बोलियां। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ाने का मकसद ये था कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उनमें उठा के देखिएगा। मैक्सिमम में भाषा एवं बोलियों से प्रश्न दे देता है, डायरेक्ट वन लाइनर में दे देता है और उसका 4 ऑप्शन करके पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए कि एक पीसीएस का पेपर हम देखे थे, उसमें दिया था कि भारतीय भाषाओं का निर्धारण किस व्यक्ति द्वारा किया गया था, या पहला प्रस्तुतिकरण किस अधिकारी द्वारा किया गया था। तो उसमें नाम दिया था 4 ऑप्शन। ठीक है, तो गियर्सन जो थे वो भारत के भारतीय भाषाओं का उपभाषा और भाषा का निर्धारण और प्रस्तुतिकरण किए थे। इसको आगे जानेंगे, तब तक इसको हम लोग देखते हैं भाषा एवं बोलियां क्या है। ठीक है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भाव और विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए, जब आप अपने भाव और विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचाने का जब आप प्रयास करेंगे तो उसके माध्यम होंगे बोलकर, लिखकर, ठीक है, पढ़कर। आप अपनी भाषा को, अपनी बोली को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाषा संचार का प्राथमिक माध्यम या वाहन होता है। भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व और समाज की संस्कृति को दर्शाता है। भाषा एक ऐसा वस्तु है, चीज है कि इसके द्वारा हम ये समझ पाएंगे कि इसका सामाजिकरण क्या है, इसकी सांस्कृतिक स्थिति क्या है और किस भौगोलिक क्षेत्र से और किस भौगोलिक स्थिति से ये आता है। ठीक है, भाषा संस्कृति का विकास करती है। अब देखिए बोली, बोली क्या होता है। बोली छोटे से विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा की एक छोटी इकाई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बोलियों से देखिए, जैसे भाषा से साहित्य का निर्माण होता है, कई जगह उपभाषाओं से भी साहित्य का निर्माण होता है, लेकिन बोलियों से साहित्य का निर्माण नहीं होता है। एक अपवाद है भारत में, अवधी बोली। अवधी बोली जो है उससे कई रचनाएं हुई। अवधी बोली फिर बाद में ये उपभाषा का रूप ले लिया। तो देखिए, अपवाद में अवधी है, कई रचनाएं हुई बोली होने के बावजूद। ठीक है, अगर किसी बोली में साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं तथा उस क्षेत्र का विकास होने लगता है तो वो बोली न रहकर उपभाषा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्रम है, पहले बोलियां है, बोलियों का जब विकास होगा और उस क्षेत्र का विकास होगा तो वो भाषा में बदल जाएंगी। वो भाषाएं किसमें होंगी, भाषा में बदल जाएंगी। ठीक है, अब भारत में देखिए, हम लोग चूंकि हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हम लोग हिंदी के बारे में डिटेल से जानेंगे। भारत में 47% लोग जो है हिंदी को बोलते हैं, समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, 180 मिलियन मतलब 18 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं। क्या मानते हैं, मातृभाषा मानते हैं 18 करोड़ लोग। ठीक है, 300 मिलियन से अधिक लोग हिंदी का इस्तेमाल द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं, द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं। मतलब ये कि मान लीजिए कि केरल में, चाहे महाराष्ट्र में लोग मराठी बोलते हैं और मराठी के साथ साथ हिंदी भी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तमिल के साथ हिंदी भी बोलते हैं। तो तमिल उनका मुख्य भाषा हो गया, प्राथमिक भाषा हो गया, जबकि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी की समझ और ज्ञान की वजह से आदमी हिंदी भी बोलता है, कि जो हिंदी भाषी व्यक्ति हैं उनको हिंदी में किसी बात को समझाया और बताया जा सके। ठीक है, तो द्वितीय भाषा के रूप में 300 मिलियन लोग हिंदी का इस्तेमाल करते हैं केवल भारत में अभी। ठीक है, हिंदी विश्व में तीसरे नंबर की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हो गई है। हिंदी क्या हो गया है, तीसरे नंबर की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हो गई है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हिंदी को विश्व में किस किस देश में कितनी मात्रा में बोली जाती है इसको। ठीक है, अब देखते हैं भारत के बाहर
हिंदी भाषी लोग या हिंदी बोलने वाले लोग विदेशों में किस मात्रा में भारत के लोग हिंदी बोलते हैं। जैसे यूएसए मतलब अमेरिका में 10 लाख लोग, लगभग 1 मिलियन के करीब में लोग हिंदी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी बोलते हैं। फिर दक्षिण अफ्रीका में 9 लाख लोग, उसी तरह मॉरिशस में 7 लाख लोग। मॉरिशस का जो 1/3 पॉपुलेशन है, वहाँ की 1/3 जनसंख्या है, वो हिंदी को जानती और समझती है। हिंदी वहाँ का कार्यालयी भाषा है या ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसी तरह सिंगापुर में 1 लाख लोग, और सिंगापुर का भी हिंदी जो है सिंगापुर में भी कार्यालयी भाषा है या ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है। इसके बाद देखिए यमन में 2.5 लाख लोग, ठीक है, युगांडा में 1.5 लाख लोग। फिर अब नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल में 8 मिलियन लोग, मतलब 80 लाख लोग। सर्वाधिक कहीं विदेश में यदि हिंदी बोली जाती है तो सबसे ज्यादा मात्रा में नेपाल में बोली जाती है। नेपाल में सबसे ज्यादा मात्रा में 80 लाख लोग क्या बोलते हैं, हिंदी को बोलते, समझते और लिखते पढ़ते हैं। हिंदी भाषा का ज्ञान है विदेशों में, नेपाल में सर्वाधिक हो गया। उसके बाद न्यूजीलैंड में 20,000 लोग, जर्मनी में 30,000 लोग। ऐसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अन्य देशों में भी हिंदी को लोग जानते हैं। और हिंदी को विदेशों में जानने वाले लोगों की संख्या लगभग 25 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है। और इंडिया में 47% बता दिए तो उसका अनुमान आप लगा लीजिए, लगभग 60 करोड़ लोग हिंदी जानते हैं। ठीक है। एक बात आपको ये भी बताया है कि विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। पहला इंग्लिश और दूसरा मंदारिन चीनी है। ठीक है। देखिए हिंदी से उर्दू का विकास हुआ है। उर्दू कभी भाषा हुआ करते थे, इसके अभी 41 मिलियन लोग उर्दू भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब लिपि देखिए, लिपि क्या होता है, भाषा को लिखने की शैली या भाषा को लिखने का जो तरीका है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे हमें ये क बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये बात पहले किसी के दिमाग में आया होगा। तो लिखने का ये क लिखने का जो तरीका है कि पहले ऐसे हम गोली पा दिए, फिर डंडे खींच दिए, फिर ऐसे कर दिए, ये चीजें बनाने का जो तरीका था वो लिपि द्वारा बनाया गया, इसलिए लिपि को लिखने की शैली कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले भाषा का जन्म हुआ और सार्वभौमिकता एवं एकात्मकता के लिए लिपि का आविष्कार हुआ। देखिए जैसे हिंदी का लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि के बारे में ये कहा जाता है कि देवनागरी लिपि जो है संसार की सबसे बेहतरीन लिपि मानी गई है। नाम ही है देवनागरी। देव के नगर से उत्पन्न देवनागरी जो लिपि है, इसको संसार की सबसे बेहतरीन लिपि मानी गई है। ठीक है। हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, मात्रा या स्वर 14 और व्यंजन 38। उसी तरह इंग्लिश में 26 होता है, 5 वावेल और 21 कॉन्सोनेंट। ठीक है। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ, हिंदी कैसे अपने मूल स्वरूप में आया। तो देखिए संस्कृत जो है सभी भाषाओं का जननी माना गया है। संस्कृत को आदि भाषा कहा गया है संस्कृत को, और संस्कृत से ही हिंदी का निर्माण किया गया है। जैसे मैक्सिमम जो शब्द होते हैं संस्कृत से हूबहू हिंदी में चले आए हैं, जिनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। हम आपको जब तत्सम तद्भव शब्द बताए थे तो उसमें बताए थे। और देखिए जैसे मान लीजिए तुर्की, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, ये सब भी भाषा का शब्द हिंदी में आपको मिलेगा। तो ये सब शब्द क्या होगा, विशेष विदेशज शब्द हो गए, ये भी हम आपको बताए थे। देशज शब्द भी बताए थे। ठीक है। तो यदि आइए अब देखते हैं, संस्कृत से परिवर्तित रूप हुआ तो पाली भाषा बना। पाली भाषा से थोड़ा विकसित हुआ तो प्राकृत बना। प्राकृत के बाद से अपभ्रंश बना, और अपभ्रंश के बाद से अपघट्य होते मतलब कई प्रक्रियाओं द्वारा हिंदी बना। तो देखिए हम लोग मूल रूप से क्या क्या जानते हैं कि संस्कृत आया, संस्कृत के बाद से पाली आया, पाली के बाद से प्राकृत आया, प्राकृत के बाद से अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद से हिंदी बना। ठीक है।
हिंदी हम लोग जानते हैं कि कई भाषाओं का मिश्रण है, कई भाषाओं द्वारा उसमें शब्द लिए गए हूबहू या वैसे उनको परिवर्तित करके। तो हिंदी का विकास जो है कई भाषाओं के मिश्रण से हुआ है। तो मुख्य रूप से हिंदी संस्कृत की भाषा लिया है, फिर प्राकृत का, फारसी का, उर्दू का। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, हिंदी प्राकृत एवं अपभ्रंश के माध्यम से संस्कृत की सीधी वंशज है। मतलब कि हिंदी जो है प्राकृत और अपभ्रंश के माध्यम से संस्कृत से डायरेक्ट उसी का वंश है या वंशज है, ये कहिए कि उसी का बाल बच्चा होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है हिंदी द्रविड़ियन, तुर्की, फारसी, अरबी, पुर्तगाली और अंग्रेजी द्वारा पोषित एवं समृद्ध भाषा है। हिंदी के बारे में कहा गया है। देखिए ये पॉइंट 2-3 एग्जाम में आ चुका है। इनमें से कभी पूछ देगा कि बुक का नाम पूछ देगा और कभी कभी अधिकारी का ही नाम पूछ लेता है। देखिए सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी अब्राहम गियर्सन ने 1927 ईस्वी में भारत की भाषा को लेकर एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसमें क्या किया कि भारतीय भाषाओं को, भारतीय जो हिंदी भाषा था उसको 5 उपभाषा और बोलियों में वर्गीकरण किया या वर्गीकरण करके और लोगों के सामने प्रस्तुत किया इस किताब में सर्वे के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी को 5 भाषाओं में, 5 उपभाषाओं में बांटा गया। देखिए ऐसा नहीं था कि जो हमारी हिंदी भाषा थी उसका विकास नहीं था, लेकिन इसका कोई उपभाषा नहीं था, इसकी बोलियां कुछ निर्धारित नहीं थी। तो गियर्सन ने क्या किया कि एक प्रारूप बना दिया कि ये फॉर्मेट है, इसमें ये उपभाषाएं आएंगी, इस उपभाषा के अंतर्गत ये बोलियां आएंगी और ये सब हिंदी भाषा के अंतर्गत आएंगे। तो गियर्सन ने बताया उस हिसाब से हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया। पहला जो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी को ये माना गया है कि वो अर्धमागधी से लिया गया है और अर्धमागधी से होते हुए अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अब बिहारी हिंदी, नाम से ही लग रहा है बिहार, मगध राज्य। ठीक है, तो मागधी जो है यहाँ का, मागधी से इसका विकास हुआ है। उसी तरह पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी सौरसेनी। ठीक है, अगला है राजस्थानी हिंदी। राजस्थान का जो भीलवाड़ा क्षेत्र है, इन सब चीजों में जो बोला जाता है, इन सब क्षेत्रों में वो सौरसेनी हिंदी बोला जाता है। ठीक है, पहाड़ी हिंदी। अब पहाड़ी में क्या हुआ, खस हुआ, खस के बाद सौरसेनी आया, सौरसेनी के बाद अपभ्रंश हुआ, उसके बाद है पहाड़ी हिंदी का निर्माण हुआ। ठीक है, यही क्रम है इसका। इसके बाद हम लोग जानेंगे, मान लीजिए पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं, बोलियों का स्थान सहित हम लोग जानेंगे। आइए अब देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने हिंदी भाषा को देखा है, उसके 5 उपभाषाओं को देखा है। अब देखेंगे उन 5 उपभाषाओं में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, बोलियों को देखेंगे। मैक्सिमम जो है उपभाषाओं से ही प्रश्न पूछता है। जैसे पूछ लेगा कि राजस्थानी हिंदी में कौन सा वो है, किस मतलब कि किस भाषा से राजस्थानी भाषा का निर्माण हुआ है, किस तरीके से, तो सौरसेनी। उस तरह पहाड़ी कह देगा तो पहाड़ी में पहले खस आया, फिर सौरसेनी आया, फिर अपभ्रंश हुआ, तब हिंदी हुआ पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो मुख्यतः उसी से पूछता है। कई बार क्या होता है कि बोलियों से भी पूछ लेता है, इसलिए बोलियों को भी जान लेते हैं, थोड़ा ये डीपली है। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में आप जानते हैं कि अर्ध भाषा जो उपभाषा जो है अर्धमागधी और उपभ्रंश है, अपभ्रंश। ठीक है, अब देखिए इसका जो बोली है अवधी, अवधी जो है लखनऊ क्षेत्र में बोला जाता है। उसके बाद से बघेली, बघेली जो है वही छत्तीसगढ़, रीवा और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बोला जाता है। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी जो है रायपुर और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, रायपुर क्षेत्र में बोला जाता है। बोली जो है एक विशेष क्षेत्र में बोला जाता है, इसलिए जो है इसका निर्धारण क्षेत्र के हिसाब से ही किया गया है। अब बिहारी हिंदी,
बिहारी हिंदी का जो उपभाषा है मागधी हो गया। अब देखिए मागधी में, अब बिहारी हिंदी में भोजपुरी, भोजपुरी को लोग भाषा समझते हैं, लेकिन अभी भी उसको भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है। तो वो क्या बोली के अंतर्गत आता है भोजपुरी, भले वो उसका विस्तार क्षेत्र ज्यादा है। विस्तार क्षेत्र इसलिए ज्यादा है कि वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरे बिहार में बोला जाता है भोजपुरी। ठीक है, अगला है मगधी, मगही। मगही जो है गया जिला जो है, गया के इर्द गिर्द जितने भी जिले हैं उसमें मगही बोला जाता है। और मैथिली, मैथिली जो है दरभंगा क्षेत्र में बोला जाता है, दरभंगा जिला के आसपास वाले क्षेत्र में बोला जाता है। अब तीसरा है पश्चिमी हिंदी या सौरसेनी, इसका जो है उपभाषा है। तो देखेंगे खड़ी बोली, खड़ी बोली बोली जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली वाले क्षेत्र में। तो खड़ी बोली को कौरवी बोली भी कहा जाता है। कौरव उसी क्षेत्र के तो थे महाभारत वाले युद्ध में, तो कौरवी बोली भी बोली जाती है। दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, इन सब क्षेत्रों में खड़ी बोली का ही सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, अगला है ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। ब्रजभाषा जो है मथुरा, वृंदावन, आगरा, इन सब क्षेत्रों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को पता ही है भगवान कृष्ण मथुरा क्षेत्र में पैदा हुए थे और ब्रज जो भाषा है उसका ज्यादा विकास, बोली का सबसे ज्यादा विकास मथुरा और आगरा क्षेत्र में हुआ। उसका अगला पॉइंट है कन्नौजी, कन्नौज, इत्र का शहर कन्नौज में कन्नौजी बोली का प्रयोग होता है। फिर बुंदेली, बुंदेली जो है ये पूछता है, कई एग्जाम में पूछ दिया है बुंदेली। छतरपुर मध्य प्रदेश या यूपी के क्षेत्रों में बोला जाता है बांगरू, बांगरू। ये जो है रोहतक, हरियाणा या हरियाणवी जो है बांगरू जो है हरियाणवी जितनी भी भाषा प्रयोग करते हैं, बोली बोली जाती है, उसमें बांगरू मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब अगला है राजस्थानी हिंदी, सौरसेनी जो उसकी भाषा है। यहाँ जयपुरी नाम से ही लग रहा है कि जयपुर। निमाड़ी, खंडवा मध्य प्रदेश, मालवी, मालवा उज्जैन। ठीक है, मरवाड़ी, जोधपुर, बीकानेर। उसी तरह भीली, भील जनजाति जो है 3 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। भील जनजात मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। और इन्हीं क्षेत्रों में जहाँ भील ज्यादा पाए जाते हैं, भील लोग ही भीली भाषा का प्रयोग ज्यादा करते हैं। भीली बोली सबसे ज्यादा भील लोग ही बोलते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में बोला जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में। आखिरी है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का निर्माण जो है खस, उसके बाद सौरसेनी और अपभ्रंश उपभाषाओं द्वारा हुआ है। तो देखिए नाम से है कुल्लुई, कुल्लू मनाली। फिर गढ़वाली, गढ़वाल टिहरी उत्तराखंड। इसका अगला है कुमायूनी, अल्मोड़ा, नैनीताल, कुमायूं क्षेत्र जो होता है उत्तराखंड का, उसमें कुमायूनी बोला जाता है। इसका अगला पॉइंट है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और इसको इसलिए मनाया जाता है कि हिंदी को हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 सितंबर 1953 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, अंगीकार किया गया था। इसलिए हिंदी को 14 सितंबर जो है हिंदी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। और इसका जो है 4थे नंबर पे, भाषा के रूप में 4थे नंबर पे हमारे संविधान में लिया गया है। अब देखिए विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसको एक बार आप लोग दोहरा लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। इससे कई प्रश्न आते हैं अक्सर, तो इसको देख लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।